जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आई एम प्रभाकर प्रताप सिंह, फैकल्टी ऑफ जीएस, ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में अगर हम बात करें इंडियन नेवी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे डिफेंस के जितने भी लवर्स हैं, चाहे आर्मी के हो, चाहे एयरफोर्स के हो, चाहे नेवी के हो, अगर हम बात करें, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आर्मी के बैकग्राउंड की बात की है, एयरफोर्स के बैकग्राउंड की बात की है, और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेक्शन में अगर हम बात करें तो हम इंडियन नेवी के बैकग्राउंड और ईच और एंड एवरी एस्पेक्ट की बात करने वाले हैं। दैट मीन्स हम इंडियन नेवी के बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे। इंडियन नेवी के अगर हम बात करें कमीशन रैंक्स की बात करेंगे। रैंक्स में कमीशन रैंक्स, जूनियर कमीशन रैंक्स और अदर रैंक्स, इन सब की बात करेंगे। कितने कमांड्स हैं इनके, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मेजर एस्टेब्लिशमेंट्स, मेजर ऑपरेशंस, सभी चीजों की बात करने वाले हैं। दैट मीन्स अगर आप एक इंडियन नेवी लवर हैं तो आपको सारी चीजें इस वीडियो में देखने को मिल जाए, है ना। अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। मगर उससे पहले सिंपली मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। सवाल मेरा सीधे तौर पे ये है कि हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन होता? तो सिंपली आपका जवाब होगा प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, है कि नहीं। और फिर अगर हम बोले कि इंडियन आर्म फोर्सेस का कौन कौन पार्ट है, तो इंडियन आर्म फोर्सेस में आपकी तीन ही फोर्सेस आती है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन नेवी के ज्वाइंट कोलैबोरेशन में काम करता है, ठीक है। जैसे जब हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आता है, ठीक है। ये तीन ही सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं, और जितनी भी नीचे की सर्विसेज हैं वो इसकी सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में आती है। जैसे आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, अरविंद केजरीवाल आईआरएस ऑफिसर रहे, वो ऑल इंडिया सर्विसेज का पार्ट नहीं है, वो ऑल इंडिया सर्विसेज में ही सब ऑर्डिनेशन में आते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इंडियन नेवी के बैकग्राउंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंडियन नेवी की बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो वीडियो में अब तक बने रहिएगा अगर आप इंडियन नेवी लवर हैं। क्या है? अगर आप इंडियन नेवी लवर हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज सारी चीजें आपको इंडियन नेवी के बारे में पता लगने वाली है सिर्फ एक वीडियो लेक्चर में। 30 to 40 मिनट्स का ये वीडियो लेक्चर आपका होने वाला है, ठीक है। हाँ, जो लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना चाहें वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। अगर हम बात करें इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंडियन नेवी के सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करेंगे। तो इंडियन नेवी की अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो इंडियन नेवी का जो फाउंडेशन, इसको जो फाउंड किया गया था, इसका फाउंडेशन है, उसकी डेट है 5th of September 1612। ये अगर हम बात करें ब्रिटिश मैरीन के तौर पे फाउंड हुआ था। किसके तौर पे फाउंड हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैरीन के तौर पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैरीन के तौर पे इसको फाउंड किया गया। तो दैट मीन्स अगर हम बात करें, ये जो लेगेसी आज हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना कहीं अंग्रेजों ने इसका बीज बोया था। अगर हम बात करें बाद में चल के अगर आप 17th सेंचुरी में देखोगे, किसमें? 17th सेंचुरी में देखोगे तो 17th सेंचुरी में एक इंडियन किंगडम, दैट मीन्स मराठा अंपायर में सबसे इंपॉर्टेंट छत्रपति शिवाजी महाराज। कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज ने, अगर हम बात करें नेवी के ऊपर काफी काम किया था, इसी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन नेवी बोल सकते हैं आप। अगर हम बात करें तो जैसे आपने देखा इंडियन एयरफोर्स में
सुब्रतो मुखर्जी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना का पितामह सुब्रतो मुखर्जी को बोला जाता है। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज को बोला जाता है। अगर हम बात करें एक्चुअल तौर पे जो आज की नेवी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के समय जो नेवी फॉर्म हुई वो नेवी कहीं ना कहीं रॉयल इंडियन नेवी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? रॉयल इंडियन नेवी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? रॉयल इंडियन नेवी कहलाती थी। मगर अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस कर लिया। ठीक है, हमारा संविधान अस्तित्व में आ गया। और जब संविधान अस्तित्व में आ गया तो संविधान के आर्टिकल 17 में, किसमें? आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लिखा हुआ और आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है। दैट मीन्स आप अपने नाम के आगे प्रीफिक्स के तौर पे और आप अपने नाम के पीछे सफिक्स के तौर पे कोई ऐसा टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकते जो समाज में, सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट करता हो। तो फिर अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950 को हमने इस रॉयल इंडियन नेवी से रॉयल शब्द ड्रॉप कर दिया और यहां से ये बन गया इंडियन नेवी। क्या बन गया? यहां से ये बन गया इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। इंडियन नेवी तो बन गया, मगर अगर हम बात करें इसका जो पहला चीफ बना, पहला चीफ ब्रिटिश ऑफिसर ही था। अगर हम बात करें देश जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, तीनों के जो चीफ थे ब्रिटिश आर्म फोर्सेस थे। क्योंकि अगर हम बात करें उस समय हमारे पास कोई एक ऐसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं था। क्योंकि अगर हम देखें तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, आर्म्ड फोर्सेस में जितने भी इंडियंस को इंडक्ट किया जाता था उनको बड़ी रैंक पे नहीं पहुंचने दिया जाता था। तो कैसे किसी भी इनकॉम्पिटेंट बंदे को हम इतने बड़े पद पे बिठा दें? तो बड़ा लंबा समय लगता है किसी इंडियन को इंडियन नेवी का प्रभार देने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट इंडियन चीफ कौन? फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ, पहला भारतीय नौसेना प्रमुख हमारा 1958 में, कब? 1958 में हमको मिला और इनका नाम था वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। क्या नाम था? इनका नाम था वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी पहले भारतीय नौसेना अध्यक्ष बने, जबकि 26 जनवरी 1950 से लेके 1958 तक ब्रिटिश ऑफिसर्स, अगर हम बात करें, इंडियन नेवी की कमान संभाल रहे थे। किसकी कमान संभाल रहे थे? इंडियन नेवी की कमान संभाल रहे थे। तो अगर हम इंडियन नेवी के यहाँ मोटो की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इंडियन नेवी के अगर हम मोटो की बात करते हैं, आदर्श वाक्य, जैसे इंडियन आर्मी का सर्विस बिफोर सेल्फ है, सेवा परमो धर्मा। इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स का आपका क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी, टच द स्काई विद ग्लोरी, नभ स्पृशम दीप्तम। क्या? नभ स्पृशम दीप्तम। वैसे ही अगर हम बात करें तो इंडियन नेवी का हमारा जो मोटो है वो मोटो है शम नो वरुणा। क्या है? इंडियन नेवी का हमारा जो मोटो है वो है सम नो वरुणा। शम नो वरुणा मतलब अगर हम इसे इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में ये होगा ट्रांसलेशन, मे द गॉड ऑफ वाटर बिकम ऑस्पिशियस टू अस। दैट मीन्स जल देवता की कृपा हम पर बनी रहे। किसकी कृपा बनी रहे? जल देवता की कृपा हम पे बनी रहे। क्योंकि अगर हम बात करें वरुण किसका देवता है? जल का देवता है। हमने ऋग्वैदिक एज कवर किया था और ऋग्वैदिक एज में, अर्ली वैदिक एज में हमने देखा था नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप किया जाता, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण और इंद्र। तो वरुण किसका देवता था? वरुण जल का देवता था। तो मे द गॉड ऑफ वाटर, मे द गॉड ऑफ वाटर बिकम ऑस्पिशियस टू अस। क्या? ऑस्पिशियस।
जल देवता की कृपा हम पर बनी रहे। ठीक है, दिवाली आ रही है, आप कहेंगे ऑस्पिशियस दिवाली मनने चाहिए। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये एक रफ बैकग्राउंड है इंडियन नेवी का। किसका? इंडियन नेवी का। इंडियन नेवी के अगर हम ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इंडियन नेवी के हम अगर ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ में दो तरीके की स्ट्रेंथ हम देखेंगे, एक एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स की और दूसरी रिजर्व पर्सनल्स की। किसकी? दूसरी रिजर्व पर्सनल्स की। तो अगर हम बात करें तो लगभग 75,000, 73,000 है वैसे, 75,000 हमारे इंडियन नेवी की एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स की स्ट्रेंथ है और लगभग इतने ही 75,000 आपके रिजर्व पर्सनल्स की स्ट्रेंथ है। दैट मीन्स कुल मिला के हमारे 1.5 लाख की स्ट्रेंथ है इंडियन नेवी की। किसकी? इंडियन नेवी की कुल मिला के हमारी स्ट्रेंथ 1.5 लाख की है। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी नेवी को चलाने के लिए कोई एक सिंगल कमांड के थ्रू तो इसको चलाया नहीं जा सकता। इसको सिंगल कमांड के थ्रू तो चलाया नहीं जा सकता। इसी वजह से अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको 3 कमांड्स में डिवाइड किया गया है। कितने कमांड्स में डिवाइड किया गया है? तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 3 कमांड्स में डिवाइड किया गया। पहले मैप बना लेते हैं ताकि विजुअलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा होगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में अगर हम हमारी समुद्री सीमा देखेंगे तो ये गुजरात से लेके आपका पश्चिम बंगाल तक जा रहा है। कहां तक? गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक जा रहा है। अगर हमसे हमारी टोटल कोस्ट लाइन पूछी जाए कि हमारी कुल समुद्री सीमा कितनी है, तो टोटल कोस्ट लाइन हमारी 7,516.6 किलोमीटर की है। ठीक है, अगर हम इसमें लक्षद्वीप, किसको? लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार को भी मिला लेते हैं तो ये मिला के 7,516.6 किलोमीटर है। जबकि अगर हम देखें सिर्फ मेनलैंड इंडिया की बात करेंगे तो ये ओवरऑल कोस्ट लाइन आपकी 6100 किलोमीटर की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 6,100 किलोमीटर की आपकी मेनलैंड की हो जाएगी। दैट मीन्स गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बस इतने सबको मिलाएं तो ओवरऑल कोस्ट लाइन आपकी 6100 किलोमीटर की है। तो अब जरा दिमाग लगाने की कोशिश करिए कि इंडियन नेवी का जो कमांड होगा वो कमांड कहां होगा। तो लॉजिक ये बोलता है कि इंडियन नेवी का कमांड मध्य प्रदेश से ऊपर तो हो नहीं सकता, गुजरात से ऊपर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऊपर लैंड फ्रंटियर है। क्या है? भूमिगत सीमा है और भूमिगत सीमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी थल सेना की है। किसकी है? थल सेना की है। इंडियन आर्मी की है। किसकी है? इंडियन आर्मी की। तो भाई जहां पे समुद्री सीमा होगी उसकी रक्षा तो इंडियन नेवी करेगा ना, तो इंडियन नेवी के कमांड्स भी वहीं पे होंगे। क्या? इंडियन नेवी के कमांड्स भी वही होंगे। तो इंडियन नेवी के हमारे 3 कमांड्स हैं। कितने कमांड्स हैं? 3 कमांड्स हैं। पहला हमारा वेस्टर्न कमांड है। कौन सा है? वेस्टर्न कमांड है। फिर हमारा ईस्टर्न कमांड है और फिर हमारा सदर्न कमांड है। कौन सा? फिर हमारा सदर्न कमांड है। अगर हम इंडियन नेवी के वेस्टर्न कमांड की बात करते हैं तो इंडियन नेवी का वेस्टर्न कमांड हमारा मुंबई में है और मुंबई महाराष्ट्र में है। ईस्टर्न कमांड की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न कमांड हमारा नेवी का विशाखापट्टनम में है। कहां पे है? विशाखापट्टनम में है। और विशाखापट्टनम आपका कहां पे है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। सदर्न कमांड हमारा कोची में है। कहां पे? सदर्न कमांड हमारा कोची में है। और कोची कहां पे? कोची केरला में है। कहां पे है? कोची केरला में। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें इंडियन नेवी के 3 कमांड्स। अगर हम बात करें एक और कमांड है मगर वो इंडियन नेवी का कमांड नहीं है, वो एक इंटीग्रेटेड कमांड है। कौन सा कमांड है?
इंटीग्रेटेड कमांड है। इंटीग्रेटेड कमांड मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड का ज्वाइंट कमांड है ये आपका। और ये ज्वाइंट कमांड अगर हम बात करें आपका अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। कहां पे है? पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। तो वो इंटीग्रेटेड कमांड भी आपको याद रखना है। इंटीग्रेटेड कमांड कहां होगा? वहीं होगा जहां जल, थल और वायु तीनों होगा। तो अंडमान निकोबार चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो शिप्स भी चल सकती हैं, हवाई जहाज भी चल सकते हैं, और लैंड तो है ही। तो जाहिर सी बात है इंडियन आर्मी भी अपने ऑपरेशंस कर सकती है कि नहीं? तो ये था आपका इंडियन नेवी का क्या? ये था आपका इंडियन नेवी के कमांड्स। क्या? इंडियन नेवी के कमांड्स। अब जब हमने इंडियन नेवी के कमांड्स की भी बात कर ली तो इंडियन नेवी के रैंक्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? इंडियन नेवी के रैंक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके के रैंक हमको देखने को मिलते हैं। कितने तरीके के रैंक देखने को मिलते हैं? 3 तरीके के रैंक देखने को मिलते हैं। पहले हमारा आता है कमीशन रैंक्स। कौन से? कमीशन रैंक्स। कमीशन रैंक्स के नीचे अगर हम बात करें तो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स आते हैं। कौन आते हैं? जेसीओ आते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर। देखिए इन्हें कमीशन ऑफिसर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कमीशन ऑफिसर्स बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? कमीशन ऑफिसर्स बोला जाता है। इनके अंडर जो काम करते हैं जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, और इनके नीचे जो काम करते हैं जेसीओ के नीचे, उन्हें हम कहते हैं ओआर, दैट मींस अदर रैंक्स। कौन सी रैंक्स? अदर रैंक्स काम करती है, ठीक है। ये हो गया आपका जूनियर कमीशन ऑफिसर्स। तो हम देखते हैं कि जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट होगे और 1 साल की ट्रेनिंग आपकी इंडियन नेवल एकेडमी एजिवाला केरला में कंप्लीट हो जाएगी तो पहली रैंक आपको कौन सी मिलेगी? तो इंडियन नेवी में जो सबसे पहली रैंक आपको मिलेगी वो सब लेफ्टिनेंट की है। किसकी है? सब लेफ्टिनेंट की है। जबकि इंडियन आर्मी से आप शुरू करेंगे तो इंडियन आर्मी में ये रैंक लेफ्टिनेंट से शुरू होती है। सब लेफ्टिनेंट के बाद अगर हम बात करें आप लेफ्टिनेंट बनेंगे। लेफ्टिनेंट के बाद अगर हम बात करें तो आप लेफ्टिनेंट कमांडर बनेंगे। क्या बनेंगे? फिर आप लेफ्टिनेंट कमांडर बनेंगे। लेफ्टिनेंट कमांडर के बाद अगर हम बात करें आप कमांडर बनेंगे। क्या बनेंगे? कमांडर बनेंगे। कमांडर के बाद अगर हम बात करें आप कैप्टन बनेंगे। कैप्टन के बाद अगर हम बात करें आप बनेंगे कोमोडोर। क्या बनेंगे? कोमोडोर बनेंगे। कोमोडोर के बाद अगर हम बात करें आप रियर एडमिरल बनेंगे। क्या बनेंगे? रियर एडमिरल बनेंगे। रियर एडमिरल के बाद अगर हम बात करें वाइस एडमिरल बनेंगे। क्या बनेंगे? वाइस एडमिरल बनेंगे। और फाइनली आप एडमिरल बनेंगे। इंडियन एयरफोर्स का जो चीफ होता है उसको उसकी जो रैंक होती है वो रैंक होती है एडमिरल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय इंडियन नेवी का चीफ कौन है तो आप क्या बताएंगे? इंडियन नेवी का चीफ हमारा कौन है? तो इंडियन नेवी के चीफ हमारे कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इस समय इंडियन नेवी के चीफ है। किसके चीफ है? इंडियन नेवी के चीफ है। तो ये जो रैंक होती है आपकी, ये रैंक 4 स्टार रैंक है। कौन सी रैंक है? 4 स्टार रैंक है। मगर मैंने कहा कि इंडियन आर्म फोर्सेस में एक 5 स्टार रैंक भी होती है। जैसे आर्मी में फील्ड मार्शल है, एयरफोर्स में मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स है। तो भाई इंडियन नेवी में फील्ड मार्शल का रैंक कौन सी रैंक के बराबर है? तो इंडियन नेवी में अगर हम फील्ड मार्शल रैंक की बात करते हैं तो इंडियन नेवी में ये रैंक कहलाता है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। कौन सा? एडमिरल ऑफ द फ्लीट कहलाता है, ठीक है। और ये रैंक इंडियन नेवी में अभी तक किसी को नहीं दिया गया। 5 स्टार रैंक है और ये ऑनरी रैंक है। आर्मी में फील्ड मार्शल का रैंक अगर हम बात करें 2 लोगों को दिया गया, जनरल मानेकशॉ और जनरल करियप्पा। इंडियन एयरफोर्स में एक आदमी को दिया गया है, एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह।
मगर इंडियन नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट का रैंक अभी तक किसी को नहीं दिया गया। ठीक है, क्योंकि इंडियन नेवी ने इतने वॉरफेयर्स पे लड़ाई लड़ी नहीं कि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को हो कि हम एडमिरल ऑफ द फ्लीट, दैट मींस उसको 5 स्टार रैंक दे दे, है ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा। फिर ये कमीशन रैंक्स हो गई हमारी। कमीशन रैंक्स के नीचे अगर हम बात करें, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स होते हैं। कौन होता है? जूनियर कमीशन ऑफिसर्स होते हैं। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स में अगर हम बात करें, आपके कौन कौन से ऑफिसर होते हैं, तो इसमें आपके चीफ पेटी ऑफिसर होता है। क्या होता है? चीफ पेटी ऑफिसर होता है। फिर आपका अगर हम बात करें, आपका पेटी ऑफिसर आ जाएगा। कौन सा ऑफिसर आ जाएगा? पेटी ऑफिसर आ जाएगा, सॉरी, आपका चीफ पेटी ऑफिसर आ गया। फिर चीफ पेटी ऑफिसर के बाद अगर हम बात करें, आपका मास्टर पेटी ऑफिसर आ जाएगा। क्या जाएगा? मास्टर पेटी ऑफिसर आ जाएगा। ठीक है, और मास्टर पेटी ऑफिसर ये क्लास 1 का होता है। और अगर हम बात करें, फिर ये मास्टर पेटी ऑफिसर, कौन सा? मास्टर पेटी ऑफिसर आपका आता है। मास्टर पेटी ऑफिसर क्लास 2 का होता है। ठीक है, ये क्लास 2 का होगा और ये क्लास 1 का होगा, सॉरी। ठीक है, और अगर हम अदर रैंक्स में बात करें, तो अदर रैंक्स में आपका सीमेन आता है। कौन आता है? सीमेन आता है। ठीक है, सीमेन के बाद अगर हम बात करें, सीमेन के बाद आपका सीमेन 1, सीमेन 2, और अगर हम बात करें, ये आपका पेटी ऑफिसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पेटी ऑफिसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये अदर रैंक्स होती है। क्या होती हैं? ये अदर रैंक्स होती है, ये जेसीओ रैंक होती है। मगर हमारा जो मेन मकसद है वो हमारे कमीशन्ड ऑफिसर्स की रैंक है। क्योंकि अगर हम बात करें, ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी इज द ओनली ऑफिसर्स कार्डर एकेडमी इन प्रयागराज, जो सिर्फ ऑफिसर कार्डर के एग्जाम की एंट्री की तैयारी करवाता है, जिसमें एनडीएस, सीडीएस, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, और अगर हम बात करें आपका एफकेट जैसे एग्जामिनेशन शामिल है। तो कमीशन्ड रैंक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जब ये रैंक्स हमारी हो गई, तो रैंक्स के बाद अगर हम देखें, तो रैंक्स के बाद अगर आप देखेंगे, तो इंडियन नेवी के, किसके? इंडियन नेवी के मेजर एस्टेब्लिशमेंट्स की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंडियन नेवी के हम मेजर एस्टेब्लिशमेंट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंडियन नेवी के मेजर एस्टेब्लिशमेंट्स की बात करेंगे। इंडियन नेवी के अगर हम मेजर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो इंडियन नेवी में पहला एस्टेब्लिशमेंट मेल इंडियन नेवल एकेडमी। क्या? इंडियन नेवल एकेडमी। अगर हम इंडियन नेवल एकेडमी की बात करते हैं, भारतीय नौसेना अकादमी, तो इंडियन नेवल एकेडमी आपका एजीमाला में है। कहाँ पे है? एजीमाला में है। और एजीमाला कहाँ है? केरला में है। कहाँ पे है? केरला में है। नंबर सेकंड अगर हम बात करें, तो इंडियन नेवी का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए कि इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ, तो इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर को बोला जाता है नौसेना भवन। क्या बोला जाता है? नौसेना भवन बोला जाता है। और ये न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नंबर 3 पे, नेवी का वॉर कॉलेज, जिसे हम कहते हैं नेवल वॉर कॉलेज। क्या? नेवल वॉर कॉलेज अगर आपसे पूछा जाए NWC, तो नेवल वॉर कॉलेज आपका गोवा में है। कहाँ पे है? नेवल वॉर कॉलेज आपका गोवा में। तो ये इंडियन नेवी के 3 मेजर एस्टेब्लिशमेंट्स आपको याद रखने हैं। इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला केरला में है, इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर नौसेना भवन न्यू दिल्ली में है, और नेवल वॉर कॉलेज आपका गोवा में है। कहाँ पे है? नेवल वॉर कॉलेज आपका गोवा में है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, तो हम मेजर ऑपरेशंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मेजर ऑपरेशंस की बात करेंगे।
किसकी? इंडियन नेवी की। किसकी? इंडियन नेवी के मेजर ऑपरेशंस की बात करें तो इंडियन नेवी के अगर हम मेजर ऑपरेशंस की बात करें तो इसमें पहला ऑपरेशन शामिल है हमारा ऑपरेशन विजय। कौन सा? ऑपरेशन विजय इसमें शामिल है। ऑपरेशन विजय 1961 में चलाया गया था गोवा को लिबरेट करवाने के लिए। किसको लिबरेट करवाने के लिए? गोवा को लिबरेट करवाने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम ऑपरेशन की बात करेंगे तो इंडियन नेवी ज्यादातर ऑपरेशंस में शामिल नहीं हुई है। बहुत कम मौका मिला है कि इंडियन नेवी वॉर फ्रंट पे उतरे, क्योंकि ज्यादातर लड़ाइयां या तो चीन से हुई है, पाकिस्तान से हुई है, और इनके साथ हम भूमिगत सीमा शेयर करते हैं, लैंड बॉर्डर। तो वहां इंडियन नेवी का कोई काम है? तो इंडियन नेवी का काम कब पड़ता है? जब सी फ्रंट पे लड़ाई होती है। किस पे लड़ाई होती है? सी फ्रंट पे लड़ाई होती है। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑपरेशन ट्राइडेंट की बात करते हैं। ऑपरेशन ट्राइडेंट अगर हम बात करें आपका 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान चलाया गया था। किसके दौरान? बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान चलाया गया था। ठीक है। और इसी ऑपरेशन के दौरान 4 दिसंबर को इंडियन नेवी वॉर फ्रंट में उतरी थी। इसीलिए 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम इंडियन नेवी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? इंडियन नेवी डे मनाते हैं, भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। देखिए ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था? ये आपका एक इंडिया का मैप हो गया। अब जो लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई ईस्ट पाकिस्तान दैट मीन्स बांग्लादेश को लिबरेट करवाने के लिए। ये वेस्ट पाकिस्तान था, ये ईस्ट पाकिस्तान था। अब जंग छिड़ी तो यहाँ पे तो एयरफोर्स नेवी इनको टैकल कर रही है, मगर अब नेवल फ्रंट से भी लड़ाई छेड़ दी गई। यहाँ पे पाकिस्तान का कराची बंदरगाह है और यहाँ से सबमरीन्स भेजी जा रही थी। अब ये सबमरीन अरेबियन सी से होते हुए बे ऑफ बंगाल एंटर करके और यहाँ तक पहुंचती थी। तो इंडियन नेवी का मेन काम था इनको यहीं पे ब्लॉक कर देना, कराची बंदरगाह से शिप्स को निकलने ही नहीं देना। तो इंडियन नेवी, ये लड़ाई आपकी शुरू हुई थी 3 दिसंबर को और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी भी जंगे मैदान में कूद गई और इंडियन नेवी ने कराची बंदरगाह को ब्लॉक कर दिया। उनकी शिप्स निकलती और हम मिसाइल मारते, खत्म हो जाती। शिप्स निकली, डेस्ट्रॉयड, निकली, डेस्ट्रॉयड, निकली, डेस्ट्रॉयड। पाकिस्तान की इतनी शिप्स डिस्ट्रॉयड हो गई कि उससे लगी आग 7 दिन तक जलती रही थी। और इस ऑपरेशन को इंडियन नेवी ने नाम दिया ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इसी ऑपरेशन ट्राइडेंट के फॉलो अप में अगर हम बात करें तो ऑपरेशन पाइथन भी चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन पाइथन भी चलाया गया था मान्यवर। ठीक है। और इसके मेजर ऑपरेशंस में देखें तो इसके मेजर ऑपरेशंस में आपका ऑपरेशन कैक्टस आ जाता है, जो मालदीव्स में चलाया गया। कहा? 1988 में मालदीव्स में सेना ने तख्ता पलट कर दिया था, तो वहां पे सब नॉर्मल करने के लिए इंडियन नेवी उतरी। ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया। ठीक है। तो ये कुछ मेजर ऑपरेशन है इंडियन नेवी के। बाकी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए भी इंडियन नेवी ने काफी ऑपरेशन चलाया, मगर हमने हेडिंग डाली है मेजर ऑपरेशंस। क्या? मेजर ऑपरेशंस ऑफ इंडियन नेवी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 4 दिसंबर को हम इंडियन नेवी डे मनाते हैं। क्यों? ऑपरेशन ट्राइडेंट की विजय गाथा को मनाने के लिए। किसके लिए? ऑपरेशन ट्राइडेंट की विजय गाथा को मनाने के लिए 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अगर हम बात करें तो हमने इंडियन नेवी के सारी डिटेल्स की बात कर ली, जो बतौर एनडीए एस्पिरेंट नेवी लवर आपको जानना चाहिए। ठीक है। हमने पहले इसके बैकग्राउंड की बात की, फिर हमने इसके कमांड्स की बात की, फिर हमने इसके रैंक स्ट्रक्चर की बात की, मेजर एस्टेब्लिशमेंट्स की बात की और मेजर ऑपरेशंस की बात की। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।